नमस्ते अरुणाचल, मैं हूं आपका दोस्त जेबी लामा। जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, ब्रिज के उद्घाटन की तैयारी से लेकर ब्रिज के उद्घाटन होने तक, तो आइए इस वीडियो में हम सुनते हैं नेताजी का वो दमदार भाषण, जिसको सुनने के लिए लोग सुबह से ही इंतज़ार कर रहे थे। तो आप भी बगैर स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ आएगा नेताजी के भाषणों में छुपा हुआ इस क्षेत्र का विकास। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल। मेरा स्पीच बहुत शॉर्ट रहेगा क्योंकि किरण साहब को वापस भी जाना है। आज का मुख्य अतिथि हमारे अपना डिस्ट्रिक्ट का लोकप्रिय नेता श्री किरण रिजिजू जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोंगरू संजू जी, एमएलए कम एडवाइज़र टू मिनिस्टर टैक्स एंड एक्साइज, और बाकी जितना ऑफिसर आए हैं, गांव बुरास, जितना पब्लिक है और मीडिया फ्रेंड्स, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। टेंगा ब्रिज का उद्घाटन हो रहा है। ये ब्रिज हमारा मंत्री किरण साहब का ही देन है, तो आज वो खुद आके इनोग्रेशन कर रहा है। तो आपको मेरा ओर से और यहाँ जितना हमारा टेंगा सिंचुन वासियों के ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारा एक्स एमएलए उनसी सीधेसो को भी दिल से धन्यवाद देता हूँ, उसका टाइम में ये सेंक्शन हुआ है। और सर, हम बहुत प्राउड फील करते हैं जब हम टीवी देखते हैं दिल्ली में पार्लियामेंट में आपको हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ चलते हुए जब टीवी में आपको देखता है तो हम बहुत गर्व फील करता है सर। और जब भी हम जैसे अभी नया चुन के आया है ऐसे एमएलए, तो दिल्ली जाता है तो हमारा गर्व से सीना चौड़ा होता है, वो भी सर आपके बदौलत है। तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सिर्फ हमारा अरुणाचल का नेता नहीं सर, आप नॉर्थ ईस्ट का फेस है सर। तो उसके लिए भी बहुत बहुत आपको मेरा ओर से और परिवार के ओर से, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के ओर से आपको लॉर्ड बुद्धा से प्रार्थना करूंगा कि आप इसी तरह अच्छा से हमारा अरुणाचल को और हमारा नॉर्थ ईस्ट को लेके चलेंगे सर। सर, आप बहुत कीमती समय दिया है सर, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए आपका दिल्ली भी रवाना है। तो मेरा एक कुछ मेमोरेंडम सबमिट करना था सर, मैं थोड़ा सा रीड आउट कर देता हूँ सर। सर, ये ऑलरेडी हम लोग ये डीसी बोमदिला से सर ये पोर्टल में हम लोग ने डाल चुका है सर। ये हमारा मल्टीपर्पज़ कन्वेंशन बिल्डिंग एट सिंचुन एडीसी हेडक्वार्टर अंडर वेस्ट कमिंग सर, ये PMJVK में सर हम लोग डाला है सर ये पोर्टल में सर। तो आप हमारा सिंचुन वासी से लोग निवेदन कर रहे हैं कि आपको इसको जैसे भी सर करा दीजिएगा, ये हमारा प्रायोरिटी में है सर। और दूसरा सर, हमारा ये 3 में कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एट साकलिंग 3 ब्लॉक में सर, वो भी सर हमारा ये 275A आर्टिकल 275A के उस पर सर वो भी हम DC से फॉरवर्ड करके सर आपके वहाँ पे भेजा है सर। उसको भी जैसे भी सर करवा दीजिएगा सर। ये हमारा 630 बुरा गांव का कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सर ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर। आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये मेमोरेंडम हम बोनी साकलिंसो को बुलाता हूँ कि आप सबमिट कर दीजिए सर को। और सर, ये अभी रिसेंटली सर ये जो अभी हमारा बुगुन सोसाइटी के तरफ से सर ये 6 बेडेड हॉस्टल बिल्डिंग एट समतेला गोम्पा का सर एक मेमोरेंडम है सर। इसके साथ सर कंस्ट्रक्शन ऑफ गैलरी प्रोटेक्शन वर्क एट जनरल ग्राउंड एट वांगपो का सर एक है सर आपके लिए मेमोरेंडम सर। और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम वांग टू लिचिनी अंडर सिंचुन सर्कल का सर एक मेमोरेंडम है सर। ये आपको सबमिट करना चाहूँगा सर, और उम्मीद करता हूँ कि सर आप इसको देखेंगे और प्रायोरिटी में लेंगे सर। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को यही रखता हूँ। जय हिंद, जय अरुणाचल सर। बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल एमएलए श्री तेजिंग मागलो जी। नमस्कार तहसील। वैसे तो आज
मैं आराम से थोड़ा बैठने का इच्छा तो था, लेकिन समय ऐसा है कि बहुत कम समय हम यहाँ टाइम दे करके फिर वापस जाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा दुखी तो है। लेकिन हम एक अच्छा काम के लिए आया है, तो अच्छा काम के लिए आया है तो हम भरपूर उसको इस्तेमाल करेंगे। हमारे बीच में त्रिजनो, बुरागांव और ये पूरा सिंचुम, तेंगा, बिचुम, आपके चहते एमएलए तेंजिन डिमाग्लो जी, बोमदिला नफरा से आए एमएलए डोंगरू सुंगजू जी, और हमारे दोनों भूतपूर्व मंत्री नरेश ग्लो साहब तो भाषण भी दिया है, वेलकम किया है, और हमारे दूसरे सीनियर फॉर्मर मिनिस्टर हैं टीके थोंदोक जी, रूपा से आए हैं। वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के जिला परिषद चेयरपर्सन कर्मा दोरजी थोंदोक जी, डिप्टी कमिश्नर इंचार्ज वेस्ट कामेंग रिचिन लेटा जी, एडीसी सिंचुम मर्जा काकी जी, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के एसपी पवन कुमार यादव जी, और इंडियन आर्मी की ओर से 5 माउंटेन डिवीज़न में यहाँ के कमांडेंट ऑफिसर ब्रिगेडियर प्रवीण शास्त्री जी, और ग्रेफ का कमांडर सत्येंद्र प्रसाद जी, यहाँ जितने भी पब्लिक लीडर्स हैं, फॉर्मर लीडर हैं, प्रेजेंट जिला परिषद मेंबर हैं, गांवबुरा कल्चरल टीम है, काफ़ी मात्रा में युवा है, और आज के इस कार्यक्रम में जो अरेंज करने वाला सारे डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के, और जितने स्टाफ हैं, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद भी दूंगा, अभिनंदन करना चाहता हूं कि ये ब्रिज जो 2019 में प्रपोजल आए थे, सेंट्रल रोड फंड से जो स्कीम सैंक्शन किया, उसका बहुत अच्छा से बनाया, और जितना पैसा दिया है उस हिसाब से बहुत क्वालिटी ब्रिज टेंगा में बनाया। उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। हम लोग जब भी काम करते हैं, उसका जब इनॉग्रेशन करता है तो एक संतुष्ट भाव होता है कि पैसा दिया, पैसा का अच्छा से इस्तेमाल हुआ है। आज मैं सुबह दिल्ली से आया तो मैंने सोचा कि कम से कम अपना तेंजिन भाई का रिक्वेस्ट है कि जैसे भी ये पार्लियामेंट सेशन होने से पहले ये ब्रिज का इनॉग्रेशन करना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ब्रिज जब तक इनॉग्रेट नहीं करेगा तो इसका यूज़ भी नहीं कर पाएगा, तो जितना ज़्यादा हो सकता है इसका जल्दी से जल्दी इनॉग्रेशन करना चाहिए, ऐसा रिक्वेस्ट था। तो हम बहुत बिजी था, लेकिन मुझे आने का मौका मिला। तो अपना यहाँ तेंगा से तो हम पार होके जाते रहते हैं बीच बीच में, और मौसम ख़राब होने से हम बाई रोड चलता है। तो मैंने उस दिन भी तवांग से आते समय ये ब्रिज को देखा था ऊपर से, लेकिन यहाँ आके आज देखा, बहुत अच्छा बनाया है। नरेश ग्लो साहब ने वेलकम एड्रेस में कई चीज़ें बताया है, आप लोग कितना ध्यान से सुना होगा। सीनियर लीडर है, मैच्योर्ड है, वो सोच समझ के कई चीज़ें बताया है। कभी कभी ग्लो साहब हमारा बड़ा भाई सामान है, वो बहुत धीरे धीरे बोलता है, इसलिए आदमी लोग ठीक से नहीं सुना होगा, लेकिन बहुत अच्छा से बोला है। मैं तो बहुत ध्यान से सुना। वैसे भी इनका भाषण बहुत दिन के बाद मुझे सुनाई दिया, क्योंकि ये पॉलिटिक्स से रिटायर हो गया। पॉलिटिक्स से रिटायर होने के बाद फिर ये पब्लिक मीटिंग में जाता नहीं है। अब इनका कुर्सी, एमएलए का कुर्सी तो भाई ने टेक ओवर कर लिया। अब जो भी भाषण देना है भाई देता है। तो आज बहुत दिन के बाद नरेश ग्लो साहब का बात सुनने का मौका मिला। उन्होंने 2-3 चीज़ें जो बताया है, एक तो हमारा समाज के बारे में और विकास के बारे में, दोनों के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है। मैं बहुत और डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पृष्ठभूमि में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मेरे लिए ये कोई नया जगह तो है नहीं। बचपन में खेलना कूदना, बोमदिला से तेंगा आना, ये चलते रहता है। तो मेरे लिए अलग से कुछ जानकारी प्राप्त करने का ज़रूरत नहीं है।
और यहाँ के लोग मुझे बताने का ज़रूरत भी नहीं है। एरिया का प्रॉब्लम के बारे में कोई अलग से मुझे जानकारी देने का ज़रूरत नहीं है। आप जितना मालूम है मुझे भी उतना मालूम है। तो एक लोकल लीडर होने का फ़ायदा तो ये है, 2000 में मैं जब कमीशन में मेंबर बना तो हम लोग ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च किया था अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन में। आज से 25 साल पहले, 25 साल पार हो गया। तो हम जब सेलिब्रेशन करके यहाँ आ रहे थे तो उस समय हम लोग इलेक्शन कैंपेन में ज़्यादातर पैदल चलता था। मैंने भी 99 इलेक्शन 75% पैदल, 25% गाड़ी से चलता था। वो गाड़ी भी छोटा गाड़ी रास्ता था। तो मैंने उस समय कुछ बातें बताया था, पब्लिक का मेमोरी कम होता है इसलिए याद नहीं होगा। मैंने कहा कि हम लोग बॉर्डर एरिया का है, अरुणाचल तो बहुत दूर दराज से, दिल्ली से बहुत दूर लगता है। अरुणाचल प्रदेश जैसे जो बहुत ही तकलीफ वाला पहाड़ी जंगल, बहुत दूर दराज इलाका, इसको डेवलप करने के लिए बहुत हिम्मत वाला लीडर चाहिए। हमारे यहाँ से जो दिल्ली में जाता है लीडर, उसका भी बहुत आवाज़ जोर होना पड़ेगा। और जो दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर जो बनेगा वो प्राइम मिनिस्टर भी बहुत दिल बड़ा होना पड़ेगा हम लोगों को, नहीं तो इस एरिया को डेवलप करना आसान नहीं है। कभी कभी आसान से बोल देता है कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन पैसा कौन देगा? हर चीज़ काम करने के लिए रिसोर्स चाहिए, पैसा चाहिए। अगर पैसा नहीं होने से तो जितना भी आप भाषण दे दो कुछ होगा नहीं। हम यहाँ आपके सामने में आज बहुत बड़ा भाषण देगा, हम अगर आपके लिए पैसा नहीं ला सकता है, डेवलपमेंट नहीं ला सकता है, तो मेरा बात का कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने उस समय बताया था कि हमारा तो सरकार है नहीं, हम लोग तो अपोजिशन में था उस ज़माने में। इतना साल तक अपोजिशन में बैठने के बाद तब हमने 2-3 जगह भाषण दिया कि हमारा पार्टी जिस दिन सरकार में आएगा तो हम अरुणाचल का चेहरा बदल देंगे। तवांग से हम एक दिन में ईटानगर, कोलोरियांग से 5-6 घंटे का अंदर में ईटानगर पहुंचाएगा, दापोरिजो से हम 5-6 घंटा अंदर में ईटानगर पहुंचा देगा, इंक्योंग से ईटानगर, मियो से, खुनसा से, वहाँ रोइंग से, तेजू से, हर एक जगह अरुणाचल में जितना दूर अरुणाचल में जगह है, हर एक पॉइंट से ईटानगर कैपिटल एक दिन में सब जगह से पहुंचने तक का रास्ता हम बनाएंगे। ये मैंने कई साल पहले बोला था। इसलिए नरेश ग्रोवर साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, इसलिए मेरे दिमाग में ये बात याद आया कि हमको एमपी लेट नहीं दिया बोलने से तो होगा नहीं। अब एमपी लेट 5 लाख है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 लाख है, वो तो हम डिवाइड करके रख दिया। अब 5 लाख से आज के ज़माने में क्या होता है बताइए? उस समय तो 5 लाख से एक स्कूल का एक क्लासरूम बन सकता है। आजकल तो 5 लाख से आप जीएसटी काटने के बाद 4 लाख से फिर इधर उधर दौड़ा दौड़ी खर्चा करने के बाद 3 लाख रुपया से एक घर नहीं बना सकता आजकल। और एमपी लेट तो वही है, हमारे 33 एमएलए है मेरा अंदर में, 5-5 लाख हमने बांट के रखा हुआ है। तो इसलिए उसमें नहीं जाना है, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। तो जब बाद में हम सत्ता में आए, सरकार में आए और जब गवर्नमेंट में भी आया, तब तो हमारा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज मैं आपके सामने में कुछ बात बोल रहा हूँ तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि करने वाला हम खुद है। और मुझे आके किसी को बोलना नहीं है, दिल्ली में जाके किसी को बोलना नहीं है। मैं खुद कैबिनेट में बैठता हूँ, प्राइम मिनिस्टर के साथ में बैठता हूँ, तो करने वाला हम खुद ही है। तो आज आपने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, और नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद से, उनका विश्वास के साथ आज हमारा प्रदेश का पहली बार फर्स्ट टाइम मुझे कैबिनेट मंत्री बन करके दिल्ली में काम करने का मौका मिला। तो ये अगर आप आशीर्वाद नहीं देते तो मैं अपने आप से कर नहीं सकता। अगर आप मुझे आशीर्वाद नहीं देते तो ये हाईवे नहीं बनता, ये ब्रिज नहीं बनता। ये सारा चीज़ जो आज अरुणाचल में हो रहा है,
और आपने मुझे विश्वास किया तभी तो ये काम हुआ है। अदरवाइज मैं अपने आप तो जाके पार्लियामेंट में तो बैठ नहीं सकता हूँ, मैं अपने आप तो मिनिस्टर बन नहीं सकता हूँ। आप मुझे जब आशीर्वाद देता है तभी तो मैं मिनिस्टर बन करके तभी तो मैं ये काम कर पा रहा हूँ। इसलिए सबसे पहले जो क्रेडिट है, जो भी आज काम हो रहा है वो आपका वजह से ही हो रहा है, और आपके बदौलत मैं दिल्ली में हूँ, तभी तो मोदी जी मुझे विश्वास किया है। अदरवाइज तो एमपी क्या, मैं पहले बार एमपी था कि 1951 से अरुणाचल का तो एमपी तो जाता ही है, होता खाली तो होता नहीं है। पहले एक एमपी होता था, 1977 के बाद हमारे पास 2 एमपी हो गया, तो एमपी तो जाता ही है। हमारा आज़ादी मिलने के बाद पहला इलेक्शन 1951 से, उस समय तो नॉमिनेट करता था लेकिन देश भर में चुनाव होता था, तो अरुणाचल से एमपी तो जाता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा कम आदमी है, कम संख्या है, एक ही एमपी है, कोई पूछता नहीं था। इसलिए मैंने जब नया एमपी बना तो सोचा कि मुझे चुपचाप बैठने से होगा नहीं, मुझे इतना काम करना है कि 50-50 एमपी का बराबर हम अकेला काम करना चाहिए, तभी तो दुनिया पहचानेगा। दुनिया ऐसे नहीं पूछता है, एमपी बन के 5 साल नींद मार करके वापस चला जाएगा, क्या फायदा है। तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको क्षमता चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, तब दुनिया पूछता है। ऐसे जाके बेकार में आप सिर्फ डायलॉग मारेगा, बकवास करेगा, फिर भी कोई नहीं सुनेगा। बोलने से भी मीनिंगफुल बात करना पड़ेगा, पर्पसफुल बात करना पड़ेगा, काम का बात करना पड़ेगा। ऐसे फालतू बात करने से फिर कोई इज्जत नहीं मिलेगा पार्लियामेंट के अंदर में। आज मैं खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री है, सारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितना मिनिस्टर है सबका साथ हम, मेरा यही सुझाव रहता है, हम मिल करके देश का पार्लियामेंट को अच्छे से चलाना है, और प्राइम मिनिस्टर के विजन को पूरा करने के लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूँ। इसलिए अभी पार्लियामेंट शुरू होने वाला है, मुझे दिल्ली छोड़ के जाना इतना मुश्किल है आज के दिन, तो मैं सारा काम छोड़ के यहाँ आया हूँ आज तेगा में। तो आज मैं इसलिए खुश हूँ कि अभी मैं यहाँ आने से पहले दाहोद में हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चरल स्टडीज सेंटर में 36.86 करोड़ रुपया ऑलरेडी दे करके उसका आज मैं फाउंडेशन करके आया हूँ। ये आपका कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो नरेश साहब बोला है 5 लाख के लिए एमपी लेट के लिए किसको देना है। आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में 25,000 आदमी है, 5 लाख किसको देगा। तो वो बात छोड़िए, मैं आकर के करोड़ों का काम जो एक विजिट में दे के जाता हूँ वो बड़ा बात है। इसलिए मैं जब देखता हूँ कि तवांग से हम यहाँ भालुकपोंग आजकल 5-6 घंटे में पहुँच जाते हैं, उस समय 1 दिन का रास्ता है। मैंने रूपा में भी एक बार भाषण दिया था कि रूपा से लेकर के जो शेरगांव आगे का जो गुवाहाटी वाला शॉर्टकट है, और ये जो टेंगा होकर के नेचिपू होकर के भालुकपोंग जो जाता है, ये एक समय, उस समय तो कोई विश्वास किया नहीं। ये तो मैं 25 साल पहले बोला कि ऐसा मैं रास्ता बनाऊंगा कि टेंगा से भालुकपोंग जो 1 घंटा में पहुंचना चाहिए। तो आज तो शायद पहुंचता होगा, मैं तो आज घड़ी चेक नहीं किया, क्योंकि रास्ता पूरा हमारा अरुणाचल का चेहरा बदल चुका है। आज कोई गांव नहीं बचा जहां रोड नहीं है। 1-2 गांव में अगर रोड कनेक्ट नहीं हुआ तो कोई कारण है, किसी ना किसी कारण से प्रोजेक्ट का कुछ प्रॉब्लम होता होगा, अदरवाइज हमारा तरफ से कोई कमी नहीं। तो आज चाइना बॉर्डर से लेकर के आसाम बॉर्डर तक जो काम हो रहा है आप लोग सोच नहीं सकते। अभी जो नया यूथ है, जो 20-25 साल का जो युवा है, इसको तो मालूम नहीं होगा। इसलिए जो यहाँ सीनियर है, जो हमारे समय में और हमसे सीनियर है, आप लोग को बताना पड़ेगा। नहीं तो यूथ लोग तो आराम से बाइक लेके घूमते हैं, मालूम नहीं है हम कितना तकलीफ करके आपके लिए रास्ता लाते हैं। अब आराम से बाइक में जाता है और जो रास्ता लाया उसी को गाली देके चलता भी होगा, तो फायदा नहीं है। पहले क्या था, आज 25 साल पहले हमारा क्या हालत था, वो बताना पड़ेगा, तब तो जा करके मालूम होगा कि आज, क्योंकि अभी तो युवा तो पैदा होते समय तो गाड़ी रास्ता बन चुका है, हम तो 25 साल से हैं। तो आप लोग को ये चीज़ आइडिया लगना चाहिए कि पहला क्या हाल था हमारा अरुणाचल का, जब हम पैदल पैदल चलता था स्कूल के लिए भी, एक एक सामान लेने के लिए, और आज
हर एक गांव में सब चीज़ पहुंच गया। तो हम लोगों ने कंसंट्रेशन किया सबसे पहले, रास्ता पहुंचाना है सबसे हर एक गांव में। फिर रास्ता के साथ साथ हर घर में बिजली पहुंचना चाहिए, पानी पहुंचना चाहिए हर एक घर में। पहले तो क्या था उस जमाने में, गांव में एक पाइप आने से पूरा पानी आ गया बोलता। आजकल मोदी जी ने ये कहा ऐसा नहीं होगा, हर एक किचन में पानी आना चाहिए। तो जल जीवन मिशन में आप लोग को मिला होगा, पानी किचन तक पानी पहुंचाने का व्यवस्था। बुरा बुरी लोग को हम लोग पेंशन देने का व्यवस्था किया। हम लोगों ने बल्ब देने का, आपका गैस चूल्हा लकड़ी ढूंढ करके खाना पकाने में पूरा टाइम बर्बाद होता है, सबको गैस चूल्हा देने का प्रबंधन किया। उस समय उस जमाने में तो एक गैस कनेक्शन तो जो किस्मत वाला जो अमीर आदमी है या ऑफिसर है उसी का घर में गैस कनेक्शन होता था एलपीजी। गरीब आदमी का तो नसीब नहीं था। आजकल तो गरीब क्या अमीर कोई मतलब नहीं, सबका घर में पहुंचेगा। उसके बाद में हम लोगों ने छोटा छोटा चीज से लेकर के गरीब आदमी जो खेती बाड़ी ठीक से नहीं कर सकता है उसको भी फ्री में 5 केजी महीना में चावल पहुंचाने का काम किया। तो हमने पिछली बार भी कई गाँव में हम गया, रास्ते में चलते समय पूछा है चावल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो चावल तो मिल रहा है बोला है। तो चावल मिल रहा है तो आप हमको भी धन्यवाद देना चाहिए, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। तो वो तो मालूम नहीं है, वो तो बोला कि ये चावल तो वो सीपीओ वाला कोऑपरेटिव वाला ने दिया बोलते हैं। अरे हम लोग इतना मेहनत से प्लानिंग प्रोग्राम बना करके आपके लिए चावल भेजा है, ये दुकान को तो सप्लाई करने के लिए दिया है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट काम है, उसको धन्यवाद देके बैठते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग दिन रात कितना मेहनत करके आपके लिए काम करता है। आपका हर एक चीज, स्कूल बच्चों का खाने का पोषण, मिड डे मील, ये सारा चीज जो जब आपको मिलता है तो मालूम होना चाहिए इसके लिए करने वाला कौन है। तो मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ प्रोजेक्ट का, क्योंकि मैं खुद भी इतना काम अरुणाचल प्रदेश में किया है हमारे समय में कि इसको बहुत गिन के बताने का मुझे जरूरत भी नहीं है, बहुत लोगों को तो मालूम है, और गिन के बताएगा तो भी बहुत लंबा हो जाएगा। मैं हमारे जो सामाजिक क्षेत्र में एक दो बात बोलना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जो आज कल्चरल, यहाँ हमारा रूसो टीम और बुगुन टीम का कल्चरल भी हुआ, और डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन के बारे में हमारा बड़ा भाई नरेश गुलो साहब ने बताया। ये जो आका है, रूसो उसको आका बोलता है, और साजोलंग है, और ये बुगुन है, और शेरदुप्पे। हम लोग का कल्चर तो बहुत सुंदर है, कल्चर सुंदर भी है प्लस और इंटरेस्टिंग भी है, ड्रेस भी बहुत खूबसूरत है, और आदमी भी अच्छा है। लेकिन एक कमी है, वो मैं बोलना चाहता हूँ। वो कमी जो है बहुत बड़ा हम लोगों के लिए नुकसान पहुंचाता है। वो ये बुगुन में भी कमी है, आका में भी कमी है, नीची जो रूसो है बहुत बड़ा कमी है। दुनिया में आप कहीं भी जाओ, थोड़ा थोड़ा जो कल्चर मिलने से, भाषा मिलने से या ड्रेस मिलने से सब बोलता है कि हम लोग तो एक है बोलते हैं। ये जो हमने 4 समाज को गिना है, यहाँ जो है कैसा करके हम एक दूसरे से अलग होना है, ये हमको हमेशा सुनाई देता है। तुम आता है, हम तो बीजी है, तुम तो बुगुन है, हम तो शेरदुप्पेन है, तुम ये रूसो है। ये चीज हमको इसी समाज में सुनाई देता है, कहीं और सुनाई नहीं देता है। ये इतना बड़ा नुकसान पहुंचाता है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। बाकी में इसका ऑपोजिट है। मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि आप तवांग मोनपा का भाषा जो है वो मागो थिंगबू का भाषा से अलग है। मागो थिंगबू का भाषा जो है मंदला पुतुंग का भाषा से अलग है। मंदला पुतुंग का भाषा जो है दिरंगपा का भाषा अलग है। दिरंगपा का भाषा से कलक्तंग भाषा उस तो अलग है, थोड़ा अलग अलग बात करता है, लेकिन फिर भी ड्रेस भी अलग है। मागो थिंगबू का ड्रेस भी अलग है, फिर भी बोलता है हम लोग सब मोनपा है। कितना हम अप्रिशिएट लगता है उसको, हम मोनपा लोग को शाबाशी देता है। आप लोग इतना अलग अलग होकर के भी मोनपा यूनिटी का नाम से, मोनपा
एकदम निमक सौंपा करके वो लोग बैठा हुआ है, कितना अच्छी बात है। यूनिटी होना चाहिए। उसी प्रकार से आप बाहर में जाइए, चांगलांग का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। चांगलांग में हर एक गांव में अलग भाषा, वो गांव नेक्स्ट जगह अलग भाषा, लेकिन पूरा मिलकर के हम लोग तमसा है, लुंगी पहनता है, ये कोई लोग यहाँ सर में भाई ये अपना पगड़ी तक बांधता है, तो वो पूरा तमसा है बोल के बैठता है। तो आप मिसमी में जाएगा तो तराव मिसमी है, कमन मिसमी है, ईदू मिसमी है, ड्रेस भी अलग है, भाषा भी अलग है, बात भी नहीं मिलता, एक दूसरे की बात समझता नहीं, वो लोग बिल्कुल अलग, और ड्रेस भी अलग है। ईदू लोग तो वो बेम्बू का वो पहनता है आदि लोग जैसे, और तराव मिसमी, कमन मिसमी जो हम लोग ये पहले पुराने में ईदू मिसमी दिगारू जो बोलते हैं, वो कपड़ा से वो टर्बन पहनता है, ईदू वो बेम्बू से वो आदि का जैसे पहनते हैं, बिल्कुल ड्रेस भी अलग है, लेकिन मिसमी है बोल के यूनिफाइड पहनता है। तो दुनिया में जो है थोड़ा थोड़ा अलग होने से उसको भी नहीं हो जाएगा, थोड़ा अलग है लेकिन हम लोग मिलता जुलता है, एक यूनिटी होकर बैठता है, कितना अच्छा लगता है। तो समाज यूनिफाइड होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये आका मीजी, ये सजरंग बोलता है, रुसो बोलता है, कावा और सेदुपेन, सेम कल, सेम ट्रेडिशन, सेम बैकग्राउंड होते हुए भी नहीं, हम लोग अलग है, तुम अलग है, हम अलग है। ये क्यों हमारे इस समाज में, इस 4 कम्युनिटी में ये यूनिटी का सेंस क्यों नहीं आया? तुम हम अलग करके झगड़ा करके बैठता है, और इलेक्शन आने से और भी ज़्यादा उसमें दवाई जहर डाल करके और झगड़ा फैला देता है। ये बहुत गलत बात है। मैं हमेशा एक चीज़ को मानता हूँ, मैंने अपने ज़िंदगी में इलेक्शन हो या इलेक्शन नहीं हो, मैं किसी धर्म का खिलाफ, किसी जाति का खिलाफ, किसी का खिलाफ मैं बोलता नहीं हूँ, ना मैं सोचता हूँ। मेरे दिल में ही नहीं है, मेरे दिमाग में नहीं है, तो मेरे मुंह से तो निकाल ही नहीं सकता है। जितना हो सके हम लोग बिल्कुल मिलजुल करके रहना है, काम करना है, फायदा पहुँचाना है, नुकसान क्यों पहुँचाना है। लेकिन यहाँ जाति का नाम से, धर्म का नाम से राजनीति में बहुत नुकसान पहुँचाता है। इसलिए फिर से हमारे यहाँ कुछ सीनियर लोग आया हुआ है, ये सोच लो, डिस्ट्रिक्ट अलग हो सकता है, सर्कल अलग हो सकता है, समाज पे मिल के बैठना चाहिए। मोनपा कोई अलग थोड़ी है, निशी अलग थोड़ी है, अरुणाचल का बैकग्राउंड सब एक ही है, लेकिन विद इन द अरुणाचल में भी ट्राइब कुछ सिमिलरिटी और भाषा का वजह से जो ट्राइब किया गया उसको थोड़ा सा अलग नाम दिया जरूर है, मगर हम लोग सब एक है। लिंग्विस्टिक नाम से या ट्राइबल का जो नाम है वो लिंग्विस्टिक बेसिस से बनाया, भाषा का बेसिस से ट्राइब बनाया। लेकिन जो हमने आपको बताया है, भाषा अलग होने से भी जो आपका रहन सहन, खाना पीना, नाच गान, तौर तरीका, पूजा पात्र सब सेम है, तो अलग क्यों लिखना चाहिए? यूनिटी बहुत जरूरी होता है समाज को आगे ले जाने के लिए। और झगड़ा होगा, तुम हम धर्म जाति का नाम से लड़ाई लड़ते रहेगा तो समाज बर्बाद हो जाएगा। इसको युवाओं का जहन में इसको डालना है, और जो भी ये जहर फैलाता है, जाति का नाम से पॉलिटिक्स खेलता है और झगड़ा लगाता है, तो ये ठीक नहीं है। मैं आपका अपना अरुणाचल का एक प्रतिनिधि होने के नाते अरुणाचल का उस जमाने का जैसे नहीं है। आजकल तो दिल्ली में मैं मिनिस्टर एमएलए लोग को भी बोलता हूँ, आपको दिल्ली में जा करके मेहनत करके किसी को रुपया पैसा दे करके स्कीम लाने का जरूरत ही नहीं है। उस जमाने में अभी कोई सीनियर ऑफिसर को पूछे, ये तो ज़्यादातर लोग रिटायर हो गया होगा, पुराना इंजीनियर लोग को, पुराना ऑफिसर डायरेक्टर लोग को पूछिए, एमएलए लोग को पूछे, उस जमाने में दिल्ली में जा करके सेक्रेटरीट में, वहाँ मिनिस्ट्री में जा करके घूस देना पड़ता था, और घूस देके स्कीम लेता था। हम लोग का समय में नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मैंने खुद कहा है, मैं पहली बार जो ईटानगर में आया तब भी मैंने कहा है, अगर हमारा भारत सरकार का कोई भी ऑफिसर, चाहे वो अंडर सेक्रेटरी हो, जॉइंट सेक्रेटरी हो या सेक्रेटरी हो, कोई भी भारत सरकार का अधिकारी अरुणाचल का स्कीम के लिए अगर 1 रुपया भी पैसा मांगता है तो मुझे बताओ, हम लोग एक्शन लेगा।
क्योंकि नरेंद्र मोदी जी क्लीन है, विजनरी है, समर्पित है, देश को आगे ले जाने के लिए आया है। हम लोग यहाँ 1-2 रुपया खा करके अपने आप को अमीर बनाने के लिए नहीं आया है। हम लोग यहाँ आया है सिर्फ देश सेवा करने के लिए आया है। इसलिए हमारे समय में मेरा मिनिस्ट्री में या हमारा भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय में अगर कोई करप्शन का एक सीन दिखाई देता है तो बताना है। इसलिए मैं जब यहाँ आता हूँ, करोड़ों का पैसा हम लोग दिल्ली से भेजता है। यहाँ जब इम्प्लीमेंटेशन समय में भी हम चाहते हैं कि अरुणाचल में भी बिल्कुल सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अभी हमने फ्रंटियर हाईवे का पैसा बांटा है। मैंने उस दिन सेपा में भी बात बोल के आया, फिर मैं नफरा में भी गया। अभी मेरा बस टाइम नहीं मिल रहा, मुझे दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी जाना है। उस जमाने में अरुणाचल को 1 महीने में 50 करोड़ 60 करोड़ रुपया देता था। मोदी जी आने के बाद 15 फाइनेंस कमीशन का एक्सेप्ट करने के बाद आज आप सोच के देखो, ये तो सब इंटेलिजेंट लोग है यहाँ में, आप कैलकुलेशन कीजिए। पर मंथ 50 करोड़ 60 करोड़ आता था और मोदी जी आने के बाद पर मंथ 3000 करोड़ से ज्यादा अभी अरुणाचल को देता है। इसलिए अभी चीफ मिनिस्टर साहब को सुविधा है, स्कूल के लिए पैसा देने के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, हॉस्पिटल के लिए। सीएम साहब जहां भी जाएगा कम से कम 50-100 करोड़ का अनाउंसमेंट करने का कैपेसिटी है आज, क्योंकि भारत सरकार इतना पैसा स्टेट को देता है। तभी तो जाके एमएलए लोग को मौका मिलता है। ये लोग डिमांड करता है चीफ मिनिस्टर को कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में ये दीजिए वो दीजिए, और सीएम साहब जा करके कितना अनाउंस भी करता है, स्कीम देता है। तो ये जो सपना जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मैं कभी कभी दुख लगता है कि हमारे लोग इसका बेसिक चीज को नहीं समझता है और अप्रिशिएट नहीं करता है। ये छोटा मोटा 50 करोड़ का 100 करोड़ नहीं किया है। अगर 2014 से पहले अरुणाचल करोड़ को सेंट्रल डेवल्यूशन ऑफ टैक्स में 50 करोड़ मिलता है, अगर 100 करोड़ कर देता है तो भी लोग कहता है कि डबल जाम किया है। 50 करोड़ से 3000 करोड़ करने के बाद भी अगर तारीफ नहीं करता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं समझदारी में कमजोरी है या कोई ठीक से नहीं बताया क्या। और ये तो मैं सेंट्रल डेवल्यूशन टैक्स के बारे में बोल रहा हूँ। जब स्कीम के बारे में बोलेगा तो आपको मतलब कल्पना भी नहीं कर सकता है। उस जमाने में 50 लाख का स्कीम जब मिलता था दिल्ली से, 10% घूस देके लेता था उस जमाने में। 2 करोड़ का स्कीम को अगर 10% दे देगा तो आपके पास बचेगा क्या। तो इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल आपको बताना ठीक समझा कि ये फ्रंटियर हाईवे जो हमने अभी मोदी जी का आशीर्वाद से जो सैंक्शन किया है, लगभग 1800 किलोमीटर 1800 किलोमीटर का लगभग, उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस का, बीच में जो गैप का वो छोड़ के 42,000 करोड़ लगभग का स्कीम का अप्रूव हुआ है। सोच के 42,000 करोड़। ये जो अभी जो हम लोग चल रहा है ये फ्रंटियर हाईवे जो है, ये लगभग 22,000 करोड़ का था। पूरा अरुणाचल को जोड़ने का फ्रंटियर हाईवे ये किया था। उस समय चाइना का प्रेसिडेंट जब दिल्ली में आया था, हम लोग ने बहुत हंगामा किया था उस जमाने 2006-07 में। तब जाकर के इनिशियल जो अप्रूव हुआ था, अभी वो कहानी लंबा है, बताने का जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रंटियर हाईवे जब मैं एमपी था उस समय 2006-07 में जब हंगामा करके अप्रूव किया, लेकिन इतना डिले हुआ, मैं इतना नाराज हो गया, लेकिन अभी लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो ये था हमारे नेताजी की पूरे भाषण। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे नमस्ते अरुणाचल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय अरुणाचल। धन्यवाद।